नमस्कार दोस्तों। इसके पहले कि मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। आज हम जो 5 तारीख को HPCL का जो पेपर आने वाला है, तो हम उसके बारे में कुछ की पॉइंट पहले बताएंगे FM के बारे में। उसके बाद में बची हुई क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन एक नोट्स के तौर पे FM में कौन कौन से पॉइंट जानने ज़रूरी हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग पूरे FM पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा, तो आप उसमें ये भी देख सकते हैं हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो हम एग्ज़ाम की दृष्टि से हम पढ़ाने वाले हैं। अभी 5 मई को पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें FM बहुत बड़ा रोल प्रेजेंट करता है, आप सभी लोगों को पता है। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं? तो आपको वहाँ पे जल्दबाजी तो नहीं करनी सबसे पहले, क्योंकि हमें कभी कभी क्या है कि हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पता लगे हमने पहला ऑप्शन देख लिया, हमको लगा कि वही सही लग रहा है, लेकिन हमने जब तक चौथा ऑप्शन बाद में देखा तब तक टिक कर दिया। तो ये नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। FM से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, OP गुप्ता सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन आपको थोड़ी बेसिक जो फार्मूले हैं उनको बता देते हैं। शायद हो सकता है कि उसके आधार पे कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो FM में जैसे हम 2 क्लास ले चुके हैं, FM फ्लूइड मैकेनिक्स। तो टाइप्स ऑफ द फ्लूइड की जब बात करते हैं, टाइप्स ऑफ द फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल फ्लूइड जैसे बताया गया था, ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो। आइडियल फ्लूइड में क्या बताया गया था? एक तो विस्कस लेस होता है, विस्कस लेस कह सकते हैं, या नॉन विस्कस को बोल सकते हो, ठीक है। नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इसका मतलब म्यू इक्वल टू 0 है। इनकम्प्रेसिबल मतलब टेम्परेचर प्रेशर में चेंज कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है। आप लिखते जाइए अगर लिखना है आपको। टेम्परेचर प्रेशर में आप चेंज कर रहे हो तो डेंसिटी में नो चेंज, ठीक है। तीसरा क्या होगा तुम्हारा? और ये तुम्हारे जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की बात होती है। न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते तो आपको न्यूटन का लॉ पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो मैंने इनकम्प्रेसिबल बता दिया, तो कंप्रेसिबल उसी हिसाब से आप नोट कर लेना। टेम्परेचर प्रेशर में अगर चेंज करते हो तो अगर रो डेंसिटी चेंज होती है तो वो कंप्रेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको याद रखना है, टाउ बराबर म्यू du/dy। इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है? F/A होता है। ये कोफिशिएंट है, ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है, पिछली क्लास में बताया जा चुका है। ये शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे चीज़ ध्यान रखनी है, म्यू की वो डायमेंशन क्या होती है। ये होती है ML-1 T-1, ठीक है। इसको यहीं से बदल लोगे तो यहाँ क्या आ जाता है? kg लेंथ है तो मीटर टी का सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सही। CGS पद्धति करेंगे तो kg का ग्राम हो जाएगा, इसका मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा। निकालना याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो। म्यू की आपकी निकालनी है, एफ को आपका पता होगा, एरिया है और ये वेलोसिटी है, ये भी हाइट है, तो मतलब एल हो जाएगा। तो ये फार्मूले से निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये याद कर सकते हो। इसकी भी आपको डायमेंशन याद करके जानी है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एक तो डायलेटेंट फ्लूइड। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि टाउ अगर बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। जैसे कोई घोल बना रहे हो, शक्कर का घोल ही है, उसको घोलते जाओगे, या कोई आपने कोई चाशनी देखी होगी, उसको जितना ही आप टेम्परेचर प्रेशर टाउ का चेंज कर रहे हो तो उसका विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब वो और थिक होते चले जाएंगे। इसका ये था। स्यूडो प्लास्टिक में
स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक में क्या था, टाउ बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे क्या बताया था, लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल बताया गया था, ठीक है। और बिंघम, बिंघम में क्या बताया गया था, बिंघम का एग्जाम्पल याद रखिए। इसमें क्या होता है, स्टार्ट में आप जब शेयर स्ट्रेस में चेंज करते हो तो उसके जो शेयर स्ट्रेन है उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर शेयर स्ट्रेन चेंज मिलता है। जैसे पेंट है, ठीक है, पेंट है, जेली है, ठीक है, और फिर स्लरी आ जाएंगे इसमें। तो एग्जाम्पल आप याद रखिए, इसमें से कोई ना कोई चीज़ें पूछ सकती हैं। ये कौन से, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहे जाते हैं, ठीक है, जो न्यूटन के नियम को पालन कर रहे थे। लेकिन डाइलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंघम ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी बताई गई थी, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, ये मतलब है ना दोनों क्लास का जो है मिला करके बता रहे हैं। इसमें क्या है कि वो वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको शायद वहाँ पे आ सकते हैं। इस पे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले डेंसिटी बताई गई थी, उसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूर ध्यान रखिए। क्या बताया गया था, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर, ठीक है। तो इसका क्या बताया गया था, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। दोनों डेंसिटी हैं कट जाएंगी तो ये इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। तो आपको खास करके स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद में क्या है कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पे होती है वो याद रखना है। इतने 4 डिग्री पे होती है उसकी डेंसिटी लेते हैं, सही है। और फ्लूइड की प्रॉपर्टी में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इससे मैंने जुड़े हुए क्वेश्चन बता भी दिए थे। इसका फार्मूला T=F/L है। तो इसका F के क्या होती है, mL/T-2 और अपने इसका L हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, MT-2, ठीक है। ये तो इसकी बीमा हो गई, डायमेंशन हो गई, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चन इस पे आएंगे कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन है। मतलब हर कोई लिक्विड होता है वो अपने मिनिमम एरिया को अचीव करने की कोशिश करता है। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर का चेंज के साथ में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक है। अगर किसी पानी में हार्ड वाटर है, कि पानी की हार्डनेस ज़्यादा है, अगर उसमें मिला दोगे तो क्या हो गया, वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो सॉफ्ट वाटर से क्या होता है, क्लीनिंग अच्छे से होती है, ठीक है। तो वो पानी को सॉफ्ट कर देता है, कहने का मतलब उसका भी प्रेशर तनाव कम कर देता है। अगर सोप वगैरह अगर पूछा जाएगा, सोप अगर पानी में मिलाया जाता है तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या चेंज आता है, तो सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई सोप है या डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट अगर वाटर में मिलाओगे तो क्या करेगा, तो उसका सरफेस टेंशन कम कर देगा, ठीक है। एक ये पॉइंट है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन के जुड़े कई सारे सवाल हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर समान अणु हैं, समान मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है, ये भी पानी है, वाटर है, वाटर है, दोनों के बीच में क्या लगेगा, अगर ऐसा होता है तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, एक दोनों मटेरियल सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई ऐसे परखनली मान लो, इसके अंदर क्या है, पारा है या पानी है, तो दूसरा क्या है, ये ग्लास है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा, ये लगेगा तुम्हारा एडहेसिव फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स, ठीक है।
एडहेसिव फोर्स हो गया। तो कोहेसिव एडहेसिव पे क्वेश्चन आपको आने बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा जो बताया था पृष्ठ तनाव कम कर देता, कोई आयल अगर पानी पे डालते हैं तो क्या बताया था, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जो भी मच्छर हैं या कोई भी उस पर अंडे देते हैं तो वो उस पर नहीं रुक पाता है, सरफेस टेंशन कम होने के चलिए वो डूब जाते हैं। तो हमको लगता है कि मच्छर मर गए कि नए जन्म नहीं पाते हैं, ठीक है, उस पर बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं। विस्कोसिटी, ये क्वेश्चन इसी पे आएंगे। अब ये मत समझना कि ये सारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी के फार्मूला कहाँ से निकालोगे, विस्कोसिटी वही फार्मूला टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। कोई लेयर एक दूसरे पे जब चलती है तो लगाती है ना, वहाँ से निकालते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद है पहले से ही, ठीक है, विस्कोसिटी का। ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। अब विस्कोसिटी के चेंज में क्या बताएगा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, इसका विस्कोसिटी डाउन हो जाएगा, ठीक है। परत के बीच में क्या होगा, तो ये टेम्परेचर का चेंज पूछा जा सकता है। तो विस्कोसिटी के लिए फार्मूला आप याद रखिए, इसकी यूनिट याद रखिए। दूसरा होता है काइनामेटिक, काइनामेटिक विस्कोसिटी। काइनामेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, आप इसको आप जानते हो, म्यू विस्कोसिटी, इसको आप डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बस हो जाएगा। इसकी क्या आएगी, एम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आती है इसकी यूनिट। यूनिट तो इसकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पूछा जाता है म्यू स्क्वायर अपॉन रो ऐसे करके, तो आपको याद रखना। विस्कोसिटी की एक यूनिट क्या है हमारी, ये है ही है, पहले से बताया था ना, एम। इसमें देखना पूछा जाता है, आप थोड़ा आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं। एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये थी इसकी भी विस्कोसिटी की। तो के जी ये है मीटर इंटू सेकेंड, ये था के जी मीटर इंटू सेकेंड। इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसको डेंसिटी से मैंने डिवाइड कर दिया है, सही है। दूसरा इसमें क्या है, इसकी जो होती है पॉइज भी होती है, ठीक है, पॉइज। और इसकी क्या होती है, स्टोक होती है, स्टोक। तो कहीं पे अगर किसी चीज़ की यूनिट स्टोक लिखी है, इसका मतलब काइनामेटिक की है वो, और ये विस्कोसिटी की पॉइज है। तो कहीं इस तरीके का हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्टोक और पॉइज में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर। तो सबसे पहले आपको क्या पता है होना चाहिए, प्रेशर। प्रेशर ये तो पता है ना कि अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ है तो उस पर से एयर का प्रेशर पड़ रहा है। एयर का प्रेशर कितना पड़ रहा है, 1 atm पड़ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ यूनिट हैं चेंज करने की, कभी कभी आ जाती हैं, आपने पढ़ा भी होगा प्रेशर की। जैसे 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 760 mmHg, ठीक है, या 760 टॉर भी होता है, सही है। तो अगर इसको हम बराबर बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हुआ 760 mmHg इक्वल टू 760 टॉर, एक ही बात है। तो 760 टॉर के, तो मतलब m1 mmHg इक्वल टू कितना होगा, 1 टॉर। तो आपको ये रिलेशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 1 mmHg को। और क्या होगा, 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 14.7, ये PSI होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में। 1 atm इक्वल टू 101325 पास्कल होता है। अगर इसको 101325 कर दोगे तो ये किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 10.33, ये कितना होता है, वाटर कॉलम होता है, mmHg। मतलब 1 atm प्रेशर से कितना चढ़ जाएगा पानी, अगर ऊपर को हाइट पे ले जाना है तो कितना, लगभग 10 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसी को कहते हैं, पास्कल को ही। तो ये आप यूनिट रिलेशन याद रखिए, mmHg और वो सारी चीज़ें, तो ये कहीं पे नोट कर लीजिए,
1 ATM कितना होता है, पहले वाला तो खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बताया था ना, 1 टॉर इक्वल टू 1 mmHg। मिटाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपको, और इसमें FM में जो भी आएगा, फ्लूइड की बात हो गई है तो थोड़ी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये है हमारा, इस पर एक इसका इवेपोरेशन होता रहता है, ऊपर से 1 ATM प्रेशर पड़ रहा है। अब यहाँ से कुछ टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, गर्म कर रहे हो, जब क्या होगा 1 ATM प्रेशर के बराबर हो जाएगा नीचे का जो वेपर निकल रही हैं, अगर वेपर निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे ही 1 ATM से ज़्यादा होगा इसकी वेपर बाहर को एटमॉस्फेयर में जाने लगी, तो उस समय जो टेम्परेचर रहेगा तो तब उसे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब ये गर्म करने पर इसकी वेपर एटमॉस्फेयर में जाने लग जाती है, मतलब 1 ATM से प्रेशर उस समय ज़्यादा होगा तभी तो जाएंगी, उसको ब्रेक करेंगी प्रेशर को, 1 ATM से ज़्यादा और ऊपर को चली जाएंगी, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर लेते हैं। वैक्यूम क्या है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो 1 ATM है। अगर 1 ATM से नीचे प्रेशर है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे ही क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे, ठीक है। जैसे 1 ATM है, इसको अगर हम 0.9 ATM कर दें, ठीक है, 0.8 ATM कर दें, तो 1 ATM से कम हुआ ना, तो ये सारा नीचे को चले जाओगे तो ये वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं। देखो टेम्परेचर है और वैक्यूम और प्रेशर, जैसे मान लो ये कोई वेसल है, ठीक है, इसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, तो अगर वाटर मान लेते हैं तो क्या है, इसको अगर गर्म करोगे तो इसका कितना होगा, 100 डिग्री बॉयल कर जाएगा ये, ठीक है, 100 डिग्री पे। इसका मतलब कहा गया है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हुआ, 100 डिग्री हुआ। अब इसी पे अगर कहा जाए कि यहाँ पे 1 ATM प्रेशर पड़ रहा था, तब की बात थी ना, ये 100 डिग्री पे गर्म हो रहा था। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, ये बंद कर दिया जाए, इस वैक्यूम क्रिएट का मतलब अंदर की जो एयर है वो बाहर निकाल दी जाए, है ना, तभी तो वैक्यूम माना जाएगा। अब मान लो इसके अंदर प्रेशर हो गया 0.8 ATM, तो मतलब 1 ATM से कम हो गया ना प्रेशर, वैक्यूम हो गया। उस समय क्या हो गया कि मान लो कि 1 ATM पड़ रहा, तो यहाँ से जो वेपर निकल रही थी 1 ATM को ब्रेक कर करके तब बाहर जा रही थी, तब बॉइलिंग हो रहा था। अभी प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब जो 100 डिग्री पे 1 ATM पे गर्म हो रहा था, हो सकता है वो कि 90 पे ही हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जब प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर अगर कम कर लोगे उसके ऊपर से, तो क्या हो गया, उसका बॉइलिंग उतनी जल्दी ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा अगर वैक्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे अगर, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, या बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऊपर हो गया, अगर प्रेशर बढ़ा दोगे ऊपर से तो उसको बॉईल करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर 0.1 था पहले, 1 ATM था, अगर इसको बढ़ा करके 1.2 ATM कर दो थोड़ी देर के लिए, तो ये 100 डिग्री से हो सकता है 110 डिग्री टेम्परेचर देना पड़े तब गर्म होगा। तो इसका रिलेशन बहुत ज़रूरी है, प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, प्रेशर का। तो प्रेशर और वैक्यूम में क्या है, इसी वजह से हमें कि जब एनर्जी बचानी होती है तो क्या करेंगे, अंदर का प्रेशर कम कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और नीचे से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो कम ही एनर्जी में हमारा ये बॉईल कर जाएगा, हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक है। इसमें और आएगा FM में, FM में हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की
पंप आते हैं। पंप में एक तो टाइप में क्या है हमारा, एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग में ऐसा नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो आपको सबका शेप पता होगा मोस्टली, जैसे इधर से सक्शन लिया, इधर से डिस्चार्ज कर दिया ऐसे। तो ये क्या होता है, आई ऑफ द इम्पेलर, ये क्या है, केसिंग, इसके पार्ट तो पता है ना आपको, केसिंग है, यहाँ पे आई ऑफ द इम्पेलर है, यहाँ पे ये क्या लगे रहते हैं, ये होते हैं तुम्हारे इम्पेलर। ठीक है, ये हो गया डिस्चार्ज और ये हो गया सक्शन। यहाँ पे फूट वाल्व लगा रहता है, फूट वाल्व, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक एनआरवी लगा रहता है। ठीक है, यहाँ डिस्चार्ज लाइन में एनआरवी, इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, एक यहाँ आइसोलेशन रहेगा, एक यहाँ आइसोलेशन रहेगा, सही। एनआरवी हो गया, और यहाँ पे बेंट भी लगा रहता है, ये बेंट है, सही। अब इसके कुछ पार्ट हैं, यहाँ पे एनआरवी लगा है, यहाँ फूट वाल्व लगा है। फूट वाल्व किसके लिए लगा है, फूट वाल्व उसी तरीके से है जैसे गांव में बोरिंग देखी होगी आपने, उस पर वाल्व लगा देते हैं जिससे कि पानी अंदर नहीं जाता, ऊपर से इंजन लगाया चालू। ठीक है, तो वो काम फूट वाल्व का है। ठीक है, एक तरीके से पानी को अंदर जाने से रोक देता है, जैसे कि डिस्चार्ज में एनआरवी काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पे इसको फूट वाल्व काम करता है। ये यूनिडायरेक्शनल मामला है। एनआरवी में क्या होगा, इधर को ही फ्लो होगा, उससे बैक जाना चाहें तो वो फ्लैपर आकर के बंद कर लेगा, जैसे वाल्व बोलते हैं। गांव में ले जा कर के एक सक्शन लाइन लगी होती है, उसी पे वाल्व लगाते हैं। ठीक है, तो एनआरवी फूट वाल्व। केसिंग है, केसिंग मेन ही काम करती है, इसके इम्पेलर क्या करते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं। जब घूमेगा तो क्या होगा, फ्लूइड आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, यहाँ पे है ना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। तो फिर ये डिस्चार्ज जैसे ही होगा, वहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन में वही काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो इम्पेलर द्वारा केसिंग में बनाई गई है, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन प्रेशर एनर्जी। हेलो, यहाँ पे ये कोई वेसल है, यहाँ से सक्शन ले रहा था ये पंप, और यहाँ से डिस्चार्ज तुम्हें करना है, यहाँ पे कोई वेसल है, यहाँ ले जाना है। ठीक है, तब क्या करोगे, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो उसे हाइट पे पहुँचा पाओगे। तो वही काम करता है पंप, यहाँ पे आया, इम्पेलर ने घुमाया, उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आगे गया वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट तो प्रेशर उसका डेवलप हो गया और वो हाइट पे लेके आप चले जाओगे। यहाँ पे कहीं कहीं इसको मैकेनिकल एनर्जी भी लिखा रहता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो पंप का मेनली काम यही है। केसिंग हो गया, इम्पेलर हो गया, फूट वाल्व हो गया, एनआरवी हो गया, ये सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। फिर से पंप बना लेते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सक्शन, ये इम्पेलर, ये केसिंग, ये एनआरवी यहाँ पे डिस्चार्ज में, और ये डिस्चार्ज, ये सक्शन। ठीक है, तो अगर आपको केसिंग का काम पूछा जाता है तो पंप में जो केसिंग का काम है वो पंप पूछ देगा, या तो केसिंग पूछ देगा। तो केसिंग भी पूछ सकता है पंप की जगह पे, काम तो मेन वही पंप केसिंग के अंदर ही तो सारा है। ठीक है, तो इसके अंदर यही काम है हमारा, एक तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें फूट वाल्व का क्या काम होता है, ये एनआरवी का काम होता है ये। अब पंप जानते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड वन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है आपको, तो हम पंप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब तरीके के पंप होते हैं कि कोई ज़्यादा थिक लिक्विड है, बहुत ज़्यादा पतला है, या स्लरी टाइप का है, मोलासिस है, तो क्या कौन सा यूज करेंगे, है ना, इसके लिए क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें पहले सेंट्रीफ्यूगल की आगे जानेंगे, पहले जान लेते हैं। देखो क्या है ना कि जहाँ पे ये फूट वाल्व नहीं रहेगा तो कभी कभी क्या होता है, उसको लगा करके पहले प्राइमिंग करनी पड़ती है। अंदर का पूरा एयर जब तक रिलीज नहीं हो जाएगा तब तक क्या होता, कहेंगे लोड नहीं ले रहा पंप, तो उस एयर को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे ही प्राइमिंग कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, गांव में देखा होगा, जैसे जब इंजन
लगाते हैं बोरिंग पर, बोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पानी बाल्टियों से भरते हैं यहाँ से, ठीक है। बाल्टी ले गए, इसमें पानी भरा और फिर लगाया हैंडल लगा कर ये चलाया, फिर ये देखते नहीं उठाया। तो जब वो प्राइमिंग हो जाएगी, मतलब अंदर का टोटल एयर रिमूव हो जाएगी, रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द सक्शन लाइन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमिंग, ठीक है। सक्शन लाइन से एयर को रिमूवल करने का जो प्रोसेस है उसे ही प्राइमिंग कहते हैं। तो आपको ये प्राइमिंग वर्ड याद है, प्राइमिंग, ठीक है। प्राइमिंग हो गई। अब चलते चलते कभी कभी एक वर्ड आपने सुना होगा, कैविटेशन, कैविटेशन, ठीक है। कैविटेशन, कैविटेशन क्या होता है? प्राइमिंग आपने नोट कर लिया। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही प्राइमिंग होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कैविटेशन के लिए हमको एक बार NPSH जान लेना जरूरी है। इसका पूरा नाम सभी लोगों को पता होगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। मतलब सक्शन पे जो पंप है, पंप के सक्शन पे जो पॉजिटिव जब तक होगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, उसको प्रॉपर सक्शन ही नहीं मिल रहा है तो डिस्चार्ज क्या करेगा। इसलिए हमको जो NPSH है पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो सक्शन में प्रेशर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो सक्शन लाइन है उसकी, सक्शन ऑफ द पंप, या एट द सक्शन पॉइंट ऐसा भी बोल सकता है। तो NPSH में क्या है आपको करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, NPSH, इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सक्शन ऑफ द पंप, या सक्शन पॉइंट बोल दो, माइनस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब कोई पंप है, ठीक है, या मान लो यहाँ से कोई टैंक लगा हुआ, यहाँ से वो सक्शन ले रहा है और ऐसे डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। बड़ा टैंक बना लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। अब ये लिक्विड है, इसका टेम्परेचर मान लो कि इसमें जो सक्शन में आ रहा है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो उसका ये डिफरेंस है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सक्शन पॉइंट माइनस वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर उसके सक्शन पॉइंट से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, मान लो ये है 1 और इसकी वैल्यू हो जाए 2, तो इसका नेट कितना आया, -1। तो ये NPSH क्या हो गया, पॉजिटिव की जगह तो नेगेटिव हो गया। तो हमको वेपर प्रेशर, इतना टेम्परेचर उसका मेंटेन करिए आप जितना उसका टेम्परेचर, ऐसे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो उस कंडीशन में NPSH नेगेटिव हो जाएगा, तो पंप क्या होगा, उसमें बबल्स क्रिएट होंगे और वो आवाज़ करेगा बहुत ज़्यादा और लोड नहीं लेगा, ठीक है, और डैमेज भी कर सकता है पंप को। तो वेपर प्रेशर को कंट्रोल करना है वहाँ पे, वेपर प्रेशर कंट्रोल करने का मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो NPSH की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसके तो आपको ये पता होना चाहिए NPSH होता क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सक्शन पॉइंट ऑफ द पंप माइनस वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कम करना है तो ये होना क्या चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एब्सोल्यूट प्रेशर मान लो थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, इसका 1 है तो नेट कितना आया, 1 आया, वो पॉजिटिव है वैल्यू। ये 5 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी पंप आपका चलेगा, वरना नहीं चलेगा, नहीं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कैविटेशन में क्या माना, NPSH पॉजिटिव समझ गए, तो कैविटेशन यही हो गया। कैविटेशन, कैविटेशन का मतलब वही है कि आपका नेट जो है उसका, जो एक तरीके से एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, उसका जो नेट रिजल्ट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी क्या है कैविटेशन नहीं होगा, अदरवाइज कैविटेशन होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। और पंप में क्या है, पंप सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग की बात हो गई। तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन लगता है उसमें। सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, जैसे बहुत रिफाइनरी में क्या होता है, रिफाइनरी में ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पे पूछ देते हैं, रिफाइनरी में से पूछ देता क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल के लिए क्या यूज होगा, तो ये होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होगा क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि बहुत ही पतला होता है,
ठीक है। और दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन के लिए क्या है कि गेयर पंप है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा स्लरी है या मोलासिस है, ठीक है। मोलासिस के लिए इसके लिए डायफ्राम पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्रूड ऑयल के लिए ये है, सोप सोल्यूशन के लिए गेयर पंप है, ये है। सब अलग अलग जैसा सर्विस होगा वैसा पंप होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हमको फ्लो चाहिए होता है, ज़्यादा फ्लो चाहिए जहाँ पर, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे, और ज़्यादा जहाँ प्रेशर चाहिए होता है वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्लास तो थोड़ी लंबी होगी ही, क्योंकि आपको एक ही क्लास में कवर करना है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग, इसमें हाई फ्लो और इसमें क्या है, हाई प्रेशर। इसको हाई फ्लो के लिए यूज़ करते हैं और इसको हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमें जब भी चलाना है तो उसमें क्या है, आपको सक्शन वाल्व ओपन करना है। डिस्चार्ज वाल्व को आपको बहुत ही क्रैक ओपन करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन क्रैक ओपन कर लेना चाहिए, तब चलाना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये चीज़ इंश्योर करनी ही करनी है, क्योंकि आपको सक्शन और डिस्चार्ज खुला ही होना चाहिए, इंश्योर आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि उसमें तो इम्पेलर घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें कोई पिस्टन मान लो यहाँ पे है, ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ आ रही, यहाँ जा रही। अब जैसे पिस्टन इधर को जाएगा तो नीचे का जो भी होगा सक्शन, ये है, ये अंदर को चला जाएगा लिक्विड, और जैसे ये पुश करेगा ये आगे को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ भी वाल्व लगा है, यहाँ भी वाल्व लगा है। अगर इसको खींचोगे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ अगर करोगे तो ये भी डैमेज हो जाएगा। इसमें वही है, नल की तरह है, नीचे से जो पानी आ गया फिर उसको बाहर ही जाना है, उसको अंदर अगर वो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनिट वॉल्यूम अगर आएगा तो यूनिट वॉल्यूम उतना बाहर जाएगा। इसमें क्या है, प्रेशर हाई प्रेशर के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इसमें क्या है पॉइंट, इसमें देखिए फ्लो मीटर की बात कर लेते हैं। फ्लो मीटर क्या होता है कि जब भी कोई पंप से कोई चीज़ जा रही है, अगर आपको कितनी ले जानी है आगे को पता नहीं होगा तो आपको कितनी डाल दोगे किसी चीज़ में, किसी टैंक में, है ना। तो आपका फ़्लो पता होना चाहिए कि फ़्लो रेट आखिर कितना रखना है। इसके लिए हमारा क्या है, वेंचुरी मीटर। दूसरा क्या है तुम्हारा, ऑरिफिस मीटर। इस सब किताब में आप फिगर देख लीजिए, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। रोटामीटर, पिटॉट ट्यूब, ठीक है। इस तरीके के नाम तो आपने देखे होंगे। तो आपको ये तो पता है, एक एक रखते हैं, एक मिटा देते हैं, चलो नहीं मिटाते हैं। ये तो आपको पता है कि व्हेन वी मेजर प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट, इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को हाइट के टर्म में नापते हैं तो उससे प्रेशर हेड कहते हैं। जैसे P बराबर ρg H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर को हाइट के टर्म में हो गया कि नहीं हो गया। ये रो डेंसिटी है, ये ग्रेविटी है, ये हाइट ही है, इधर P है। तो P हाइट अगर जैसे बढ़ेगी वैसे क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर इसको हम H करें तो क्या होगा, P बराबर ρg है। तो हम हाइट के टर्म में जब प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है।
प्रेशर को हम हाइट के टर्म में नापते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। अब जो वेंचुरी मीटर है, दो तरीके के हैं मीटर, फ्लो मीटर जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक है वेरिएबल हेड मीटर, ये है वेरिएबल एरिया मीटर, ठीक है। एक में क्या है कि हेड चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से उसमें नाप करके हेड हाइट को देख करके उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज देख करके उसमें फ्लो मेजर कर रहे हैं। और एक है एरिया को देख करके। तो वेरिएबल हेड मीटर कौन कौन से हैं, यह वेंचुरी मीटर, दूसरा क्या है ऑरिफिस मीटर, ठीक है। इसमें पिटॉट ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें हेड टर्म नापेंगे और बर्नौली थ्योरम का यूज करेंगे, और इसमें तीनों याद रखिएगा आप, वेरिएबल हेड मीटर, ठीक है, हाइट को देख करके किया जाता है। अब जो ये वेरिएबल एरिया मीटर है, ये है रोटा मीटर। ऐसे लगी रहती है, ठीक है। तो इसमें नीचे से ऊपर देख रहे हो कि इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो इसमें जैसे कोई चीज़ फ्लो होगी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये एरिया चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये रोटा मीटर है, इसको वेरिएबल एरिया मीटर बोलते हैं। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये भी ध्यान रखना दूसरे टर्म, कभी प्रेशर कांस्टेंट किसी में रहता है पूछ लेता है, कभी वेरिएबल एरिया मीटर, एरिया चेंज होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। तो वेंचुरी मीटर एक कन्वर्जेंट है और ये है डाइवर्जेंट। देखिए इसको बहुत ज़्यादा हम अच्छा फिगर नहीं बना पा रहे हैं, जल्दी जल्दी हमको पॉइंट बताना है सिर्फ, ठीक है। इधर वाला कन्वर्जेंट, इधर वाला डाइवर्जेंट, इससे है थ्रोट। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर का मान लो कि इधर का डाया, इधर कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इसका डाया मान लो है, डी डाया है, इधर थ्रोट है, तो यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे क्या, यहीं पे मैनोमीटर लगा देंगे इसके बीच में, ठीक है। अब इसमें जैसे मरकरी मान लिया भरा हुआ है, ये मरकरी है इसके अंदर। अब यहाँ पे थ्रोट पे लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, सही है। तो यहाँ पे आया फ्लूइड, यहाँ पे थ्रोट हो गया, गले जैसा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसको ये ज़्यादा ढकेलेगा मरकरी को इधर। यहाँ पर प्रेशर P1 मान लो, यहाँ पे P2 मान लो, तो P1 इज द मोर देन P2। यहाँ पे अगर वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे V2 है, तो ये कहेंगे कि V2 इज़ द मोर देन V1, ठीक है। तो इस हिसाब से जहाँ प्रेशर ज़्यादा है उसको ये नीचे को लाएगा और इधर को ऊपर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो एक हाइट क्या पता चलेगी, डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही है हाइट डिफरेंस पता चलेगा, तो हाइट हमको पता चल जाएगी, तो हाइट से हम प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर के बाद में हम फार्मूला निकाल के बर्नौली में डाल करके हम फ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। इसको शायद 15 से 20 डिग्री और ये 5 से 7 डिग्री, शायद ऐसा। एक बार देख लेना इसको फिगर में। ठीक है, ऐसे ऑरिफिस होता है, ऐसे रोटामीटर हो गया। आपको ये तीनों चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल उसके याद रखने हैं, ठीक है। पिटॉट ट्यूब क्या होता है कि कोई पाइप जा रही है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वेलोसिटी मेजर करनी है, तो ये पॉइंट वेलोसिटी मेजर करने के लिए पड़ता है, पॉइंट वेलोसिटी मेजर। मेजर क्या हो रहा है यार, ठीक है। पॉइंट वेलोसिटी मेजर करने के लिए करते हैं पिटॉट ट्यूब। ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जाएगा। इसके फिगर आप लोगों की किताब में FM में बने हुए हैं, सब देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, जब फ्लो हो ही रहा है, तो फ्लो हो रहा है तो हम लेमिनार की बात कर लेते हैं।
लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सही है। लेमिनार फ्लो में क्या है कि जब फ्लो मेजर करने की बात आती है कि फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार है, तो हम एक नंबर यूज करते हैं NRE, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड ने ये फार्मूला दिया था, बनाया था, NRE इक्वल टू होता है DU/μ। अगर कोई पाइप मान लो थोड़ी देर के लिए ये है, तो इसका अगर डाया मान लो D है, ठीक है, इसमें बहने वाला कोई फ्लूइड है जो भी है, उसकी डेंसिटी मान लो ρ है, इसकी विस्कोसिटी लगने वाली जो है, इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो U है, ठीक है, ये पाइप के अंदर। तो उसका फार्मूला इन्होंने DU/μ बनाया। तो ये इन्होंने बताया कि इस हिसाब से पता कर सकते हो कि फ़्लो कैसा है। तो इन्हें D ऐसा है ना, इसका तो रेशियो देख लो, इनर्शिया फोर्स अपान विस्कस फोर्स, ये फार्मूला होता है DU/μ। ये आपको रटा मान लेना है, याद नहीं है तो दोनों चीज़ें किस किसी का रेशियो होता है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार, इसी से पता चलेगा। अगर NRE की वैल्यू जो है, NRE की वैल्यू जो है 2100 से कम है, लेस देन 2100, ठीक है, NRE, सॉरी ऐसे लिखेंगे क्या, NRE इधर लेस देन 2100 ऐसे लिखेंगे। NRE की वैल्यू अगर रेनॉल्ड नंबर की 2100 से कम है तो वो लेमिनार माना जाएगा, ठीक है। अगर NRE इक्वल टू जो है ये 4000 तक है बीच में, 2100 से 4000, मान लो 2100 है ना, और यहाँ से लेस देन 4000, NRE जो है 2100 से ने ज़्यादा हो गया, 4000 से कम हो गया, तो ये हुआ ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। अगर NRE की वैल्यू जो है मोर देन 4000, तो ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये नोट करना चाहो नोट कर लो। अब बाकी फार्मूला तो अब ये छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा जगह में लाने के लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो जैसे कोई पाइप है, यहाँ पे जा रहा है, एक इधर से चला है, ऐसे ऐसे एक ही पथ पे जा रहे हैं ना, तो ये लेमिनार हो जाएगा। और अगर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जैसे ऐसे ऐसे, इनका कोई पथ निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम फार्मूला याद लिखते हैं फिर से यहाँ मिटा के, NRE इक्वल टू DU/μ, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के लिए जानते हैं कि बोलें कि आइडियल फ्लूइड के लिए NRE की वैल्यू कितनी होती है। फॉर द आइडियल फ्लूइड NRE कितना, देखो सबसे पहले हम आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ चुके हैं, μ इक्वल टू 0 होता है, तो NRE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU/μ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 0 से डिवाइड करो, सही है। तो अगर आइडियल फ्लूइड के लिए पूछा जाता है NRE रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। रेनॉल्ड नंबर हो गया, लेमिनार हो गया, टर्बुलेंट हो गया, है ना। और भी जो भी नंबर इसमें हैं वो सारे नंबर पढ़ लीजिए। उसमें एक मैक नंबर पढ़ा देता हूँ, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। मैक नंबर ये रेशियो होता है। इसमें क्या है कि जैसे मैक नंबर, कितने मैक नंबर से कोई चीज़ उड़ रही है, जैसे प्लेन के लिए बात करते हैं तो उसकी स्पीड जो है मैक नंबर में पता करते हैं, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द साउंड। अगर ये तो ये हो गया। अब साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में, स्पीड ऑफ द साउंड
ये होती है तुम्हारी 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है। और स्पीड ऑफ द साउंड अगर पूछा जाए कि स्पेस में कितनी होती है, बताएगा कोई? स्पीड ऑफ द साउंड इन द स्पेस, जब वहाँ माध्यम है नहीं है, बगैर माध्यम के साउंड चल नहीं सकती है, तो फिर क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। स्पेस में साउंड कहाँ होगी, पता चलेगी साउंड? साउंड के लिए तो माध्यम होना चाहिए ना। तो मैक नंबर हो गया। अब मैक नंबर 1 है तब क्या हो जाएगा बताओ? मैक नंबर 1 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो हमने मैक नंबर की परिभाषा लिखी कि मैक नंबर इक्वल टू स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड और नीचे स्पीड साउंड, इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि 1 आ रहा है, मैक नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब 332 साउंड की स्पीड हमें पता है। इसका मतलब ऊपर वाली भी 332 होगी, तभी तो कटेगा, तभी तो मान उसका 1 आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की भी स्पीड जो है साउंड की स्पीड के जब बराबर होगी तो मैक नंबर 1 कहा जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप बढ़ा के निकाल लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ तो जब मैक नंबर 1 है, इसका मतलब साउंड की स्पीड 332 में पता है, इसका मतलब ऊपर की भी इतनी ही होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसका मतलब तो 332 ऊपर भी होगा तो कटेगा 1 आ जाएगा मैक नंबर, ठीक है। इजेक्टर, इजेक्टर किस लिए करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इजेक्टर काम करता है वैक्यूम करने, मतलब कि कोई ये वेसल है, ठीक है, बंद, इसमें क्या है, यहाँ पे इजेक्टर लगा हुआ है, जान लो। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसके अंदर कोई वेसल बंद है, इसके अंदर मान लो कि वैक्यूम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एयर होगा, तो एयर इधर को खींचना है, इसके अंदर की एयर निकालोगे तभी तो वैक्यूम बनेगा। इसका मतलब इधर से एक फ्लूइड आ रहा है, उसको स्टीम मान लेते हैं, स्टीम, स्टीम 3-4 kg की स्टीम आएगी, इसका प्रेशर मान लो 4 kg है और यहाँ का 1 kg है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 4 kg है, तो ये जब जाएगा तो इसको मोटिव फ्लूइड बोलते हैं, इधर से मोटिव फ्लूइड। तो ये क्या करता है, जब कोई चीज़ ज़्यादा उससे जा रही होती है वेलोसिटी से, तो फिर क्या होगा, दूसरी वाली अपने आप उसकी तरफ खींच जाती है। ट्रेन के बगल में खड़े होते तो बगल में क्यों अंदर की ओर खींच जाते हो, वही मामला होगा। यहाँ पे मोटिव फ्लूइड जो आएगा वो 4 kg 5 kg का होगा, तो 1 kg की हवा जो होगी, एयर अंदर खिंच जाएगी, तो इसको ये लेके चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये स्टीम कंडेंस हो जाएगी और बाकी चीज़ें उधर आगे निकलती चली जाएंगी, ठीक है। तो इजेक्टर जो है इस तरीके से काम करता है। इजेक्टर का काम होता है वैक्यूम क्रिएट करना। फिगर जो है आपकी किताबों में बना हुआ है, बाकी देख सकते हो। इजेक्टर हो गया वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। और देख लेते हैं कोई पॉइंट जो अब छूट रहा हो। कोई पॉइंट इसमें छूट रहा है, वैक्यूम का हो गया। और नोजल, नोजल कभी कभी पूछता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये बर्नौली ही रहेगा, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन। जितने भी है वेंचुरी मीटर, ऑरफिश मीटर, ये सब बर्नौली थ्योरम पे ही काम करते हैं, सही है। और बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पे काम करता है पूछेगा, तो वो क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उस पर काम करता है। बर्नौली इक्वेशन पढ़ाएंगे किसी दिन, उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं तुम्हारी, P + हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट। कोई आइडियल फ्लूइड इसमें मानते हैं, आइडियल फ्लूइड अगर बह रहा है तो उसकी प्रेशर एनर्जी और उसकी
प्रेशर एनर्जी, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में मतलब उसका जो है लीनियर होगा अगर उसका फ्लो, और उसमें आइडियल फ्लूइड होगा, तब तीनों का योग जो होगा कांस्टेंट होगा। ये सेकंड लॉ पे जो है आप इसको ड्राइव करते हैं। यह प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं। अगर इसको एच से डिवाइड कर दो, एच जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एच को यहाँ पे ले आइए तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पर भी एच हो जाएगा, है ना, ये एच कट जाएगा, है ना, इतना ही बचेगा। तो ये प्रेशर हेड हो गया, ये प्रेशर एनर्जी पहले था, ये प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया, ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी हेड। तो तीनों हेड जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके से हेड के टर्म में भी लिख सकते हो आप। सही, नोजल हो गया, ये हो गया। और 2-4 नंबर जो इसमें हैं वो वाले अपने देख लेना। ठीक है, तो ये एफएम की है बात। इसमें और अगर कुछ होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो चीज़ बता दी जाएगी और मैं देखूंगा, क्योंकि किताब के साथ में अगर होता है तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे मोस्टली इसमें और कुछ बचेगा तो हम अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो एफएम में इतने पॉइंट आपको कवर करके जाने हैं जितने बताए गए हैं। एक आध 2-4 क्वेश्चन इसमें से आपको सेम टू सेम नहीं तो उस पर बेस्ड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्लास बड़ी है लेकिन आपको देखिए अगली दूसरा चैप्टर आएगा जब एसटीओ एएमटी होगा, तो उसमें भी एक क्लास लेकर के जो भी पॉइंट होंगे अच्छे वो डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको उसके बाद में जब आप उपयोगिता पढ़ेंगे या कहीं पेपर होगा तो आपको शायद इसमें उसका कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार।